चालू करेंगे। और मानव कार्यकी में पहला चैप्टर हम रुधिर और परिसंचरण तंत्र। पहला काय द्रव्य, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। क्या हुआ? बोर्ड का कलर चेंज करना है? सेटिंग्स। ये ओ जबरदस्त। ठीक है भाई, चलो। तो पहला चैप्टर मानव कार्यकी में हम लोग काय द्रव्य और परिसंचरण चालू करेंगे। और काय द्रव्य या परिसंचरण में आज हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? ब्लड या रुधिर की। ठीक है, अब सब एक मिनट। पहली चीज, ये जो ब्लड है या रुधिर है, ये कोशिका है, उत्तक है, उत्तक तंत्र है, अंग है, अंग तंत्र है, उत्तक है। मतलब पहली चीज तो यह है कि जब हम रुधिर की बात करते हैं, रुधिर है तो एक टिश्यू या उत्तक। अब किस प्रकार का उत्तक है? संयोजी उत्तक या कनेक्टिव टिश्यू। तो हमको यह पता है कि जो रुधिर है हमारे पास, रुधिर होता तो क्या कहते हैं? एक संयोजी उत्तक है। किस प्रकार का संयोजी उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है, क्योंकि फ्लूइड है। और तरल के साथ साथ हम लोग इसको बोलते हैं विशिष्ट। तो जब आप रुधिर की डिफाइन या रुधिर की बात करते हैं तो रुधिर एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका मतलब विशिष्ट तरल संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक तो समझ आ गया, एक अंग को या दूसरे अंग को एक दूसरे से जोड़ता है। तरल भी समझ आ गया क्योंकि ये फ्लूइड है। विशिष्ट का मतलब है ये सामान्य संयोजी उत्तक से थोड़ा अलग है। और कैसे अलग है? शाबाश। हर संयोजी उत्तक की मजबूती होती है। जैसे आप देखो, हड्डियां हैं, उपास्थि है, ये सब संयोजी उत्तक है। और हर संयोजी उत्तक क्या होती है? मजबूत या स्ट्रेंथ उसमें होती है। और मजबूती किस कारण आती है? कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन रेशों के कारण। कोलेजन और इलास्टिन क्या होते हैं? प्रोटीन रेशे। ये प्रोटीन रेशे संयोजी उत्तकों में होते हैं और इससे संयोजी उत्तकों को मजबूती मिलती है। लेकिन रुधिर एकमात्र ऐसा संयोजी उत्तक है जिसमें क्या नहीं पाया जाता? कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन रेशे नहीं पाए जाते। तो है तो ये संयोजी उत्तक, लेकिन ये विशिष्ट है, मतलब थोड़ा संयोजी उत्तकों से अलग है। और अलग किस बार में है? इसमें कोलेजन और इलास्टिन के रेशे नहीं पाए जाते। दूसरा, रुधिर के अध्ययन की हम बात करें तो रुधिर के अध्ययन को या स्टडी को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। रुधिर के अध्ययन को क्या कहेंगे? हीमेटोलॉजी। और औसतन एक व्यक्ति में कितना रुधिर होता है? 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है। 70 किलो का व्यक्ति, अगर औसतन भार की बात करें, 70 किलो व्यक्ति में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है, जो शरीर के भार का कितना प्रतिशत हो गया? 7 से 8% हो गया। तो लिख लेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग ब्लड या रुधिर की बात करेंगे। रुधिर विशिष्ट तरल संयोजी ऊतक, विशिष्ट तरल संयोजी ऊतक है। ब्रैकेट में लिख लेंगे, परंतु इसमें कोलेजन व इलास्टिन प्रोटीन रेशे नहीं पाए जाते। परंतु इसमें कोलेजन व इलास्टिन प्रोटीन रेशे नहीं पाए जाते। कोलेजन व इलास्टिन के प्रोटीन रेशे नहीं पाए जाते। नेक्स्ट पॉइंट, रुधिर के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। रुधिर के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, औसतन एक व्यक्ति में 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है। औसतन एक व्यक्ति में 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है। मतलब ब्रैकेट में आप लिख लेंगे, शरीर के भार का 7 से 8%। औसतन एक व्यक्ति में 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है। मतलब ब्रैकेट में शरीर के भार का 7 से 8%। ठीक है, तो हमें यह तो मालूम चल गया कि रुधिर जो है वो हमारे पास एक संयोजी ऊतक है। अब देखो, अब जब हम रुधिर की बात करेंगे, अब ब्लड की बात करेंगे, तो रुधिर को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो उसका तरल मैट्रिक्स होती है जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा। तो रुधिर का जो तरल मैट्रिक्स है, जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं फ्लूइड मैट्रिक्स, तरल मैट्रिक्स होता है प्लाज्मा। और रुधिर कोशिकाओं को क्या कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो हमने क्या किया, रुधिर को 2 भागों में बांट दिया। रुधिर का जो तरल भाग होता है उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा। और रुधिर कोशिकाओं को क्या कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। सबसे पहले इनका प्रतिशत याद होना चाहिए। प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है, 55%। मतलब 5 से 6 लीटर रुधिर है, उसका 55% तो तरल भाग प्लाज्मा है और 45% रुधिर कोशिकाएं हैं। अब एक एक करके, सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, ब्लड प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होगा। तो ब्लड प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, हल्का पीला। और ब्लड प्लाज्मा का पीएच, अब ये इंपॉर्टेंट है, 7.2 से 7.4। इसका मतलब हल्का क्षारीय। इंपॉर्टेंट, याद रखना ये पॉइंट। ब्लड प्लाज्मा का पीएच पूछ सकते हैं, 7.2 से 7.4 यानी हल्का क्षारीय है। अब मिलेगा क्या, रुधिर प्लाज्मा में आपको पता है अगर ये तरल भाग है तो सर्वाधिक मात्रा में क्या होगा, पानी। तो इसका मतलब रुधिर प्लाज्मा में 90 से 92% तो क्या होता है, जल। उसके बाद 6 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन्स। ये प्रतिशत याद रखना है, एनसीईआरटी में दे रखा है। 90 से 92% तो क्या होगा, जल। 6 से 8% क्या होंगे, प्लाज्मा प्रोटीन्स। उसके अलावा आपके पास अब तत्व और होंगे, ग्लूकोज, अमाइनो अम्ल, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, ये सब। और खनिज में आपको पता होना चाहिए सोडियम क्लोराइड,
बाइकार्बोनेट आयंस इत्यादि। तो एक एक करके, सबसे पहले आपको रंग ध्यान रखना है, हल्का पीला है, पीएच हल्का क्षारीय है, 90 से 92% जल, 6 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन्स, और ये आपके पास पोषक तत्व और खनिज होंगे। बना लो। इसमें आपको ये आप चाहो तो मान याद रख सकते हो। औसतन ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है ब्लड में? 80 से 120 मिलीग्राम, कोलेस्ट्रॉल 225 से कम, और यूरिया की मात्रा 20 से 40। ठीक है, मानव कार्यकी के कुल 7 चैप्टर 11th में और 2 चैप्टर 12th में, मतलब कुल मिलाकर 9 चैप्टर है मानव कार्यकी से, और हर चैप्टर से 2 सवाल या 2 या 3 बनेंगे, मतलब आपका 20 सवाल तो सिर्फ मानव कार्यकी से आते हैं। तो अब तैयारी जब आप कर रहे हो तो इस तरह से, जब ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब है आपके पास 18 से 20 सवाल सिर्फ मानव कार्यकी से आते हैं। डन? बना लिया? नहीं। अब देखो, प्लाज्मा में 90 से 92% तो जल है, उसके बाद 6 से 8% क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो अब हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? प्लाज्मा प्रोटीन्स की। ले लूं आगे? ये डीएल का मतलब होता है डेसीलीटर। हाँ, ठीक है। अब सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन्स। आगे ले रहा हूं। अब पहली चीज तो आपको ध्यान में रखनी है, प्लाज्मा प्रोटीन्स आपको मिलेंगे कहां पर? मिलेंगे तो रुधिर प्लाज्मा में, लेकिन बनेंगे कहां पर? यकृत में। तो प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण या संश्लेषण कहां होता है? यकृत में होगा। अब 3 तरह के प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, आपको याद रखने। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। प्लाज्मा प्रोटीन कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन। सवाल आ जाए, प्लाज्मा प्रोटीन्स का निर्माण, प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण कहां होगा? संश्लेषण यकृत में होगा। मिलेंगे कहां? रुधिर प्लाज्मा में। अब तीनों में से सर्वाधिक मात्रा में कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन होता है?
एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन रुधिर प्लाज्मा में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा का प्लाज्मा प्रोटीन है। अब सर्वाधिक मात्रा में है, काम क्या करता है? तो इसका काम होता है ये रुधिर का परासरण दाब, या जिसे हम कहते हैं कोलोइडल परासरण दाब को बनाए रखता है। अब परासरण दाब को बनाए रखता है, इसका सरल सा मतलब है रुधिर प्लाज्मा में जल को पकड़ के रखता है। प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल है? 90 से 92%। तो 90 से 92% जल को पकड़ के या खींच के कौन लग रहा है? एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन कोलोइडल परासरण दाब को बनाए रखता है, मतलब रुधिर प्लाज्मा में 90 से 92% जल को एकत्रित करता है। तो इसका मतलब अगर शरीर में एल्ब्यूमिन की कमी हो जाए, मान लो रुधिर में या शरीर में एल्ब्यूमिन की कमी हो गई, तो क्या होगा? रुधिर प्लाज्मा से जल छूटेगा और कहां जाएगा? उत्तकों में। और उत्तकों में जब जल या द्रव्य भरने लग जाता है तो उस अवस्था को कहते हैं इडीमा। ठीक है, इडीमा का मतलब होता है जब आपकी कोशिकाओं में, उत्तकों में क्या भरने लग जाता है? द्रव्य। और उत्तकों में जल या पानी भर रहा है, इसका मतलब कौन सी अवस्था है? इडीमा। और इडीमा का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है? एल्ब्यूमिन की कमी के कारण। तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है? एल्ब्यूमिन। काम क्या है? परासरण दाब को बनाए रख रहा है, मतलब पानी को, जल को पकड़ के रख रहा है। और इसकी कमी हो जाने पर कौन सा रोग होता है? इडीमा। दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन होता है ग्लोब्यूलिन। अब ग्लोब्यूलिन के 3 प्रकार होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अब इसमें उदाहरण आप याद रख सकते हो, जैसे अल्फा ग्लोब्यूलिन है। अल्फा ग्लोब्यूलिन का प्रमुख उदाहरण होता है एंजियोटेंसिन, और एक और एग्जाम्पल होता है अल्फा एंटीट्रिप्सिन। याद करो ये कहां पढ़ा था अल्फा एंटीट्रिप्सिन? बायोटेक में। एम्फीजमा के उपचार के लिए इस प्रोटीन की जीन किसमें निवेशित की गई थी? ट्रेसी शीप में। फिर एक होता है बीटा ग्लोब्यूलिन। बीटा ग्लोब्यूलिन का उदाहरण होता है ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन नाम से ही है, ट्रांस मतलब स्थानांतरण, फेरिन मतलब आयरन। तो आयरन के स्थानांतरण में जो प्रोटीन काम करता है उसे कहते हैं ट्रांसफेरिन। लेकिन एनसीईआरटी में आपको केवल किसकी बात कर रखी है? गामा ग्लोब्यूलिन की। ग्लोब्यूलिन का कौन सा पार्ट? गामा ग्लोब्यूलिन। गामा ग्लोब्यूलिन के उदाहरण होते हैं एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज किस में काम करते हैं? शरीर की प्रतिरक्षा में। तो प्रतिरक्षा में काम करने वाले एंटीबॉडीज हैं। एंटीबॉडीज किस प्रकार का है? गामा ग्लोब्यूलिन्स। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स कहां बनते हैं? मैंने आपको बताया यकृत में। एल्ब्यूमिन यकृत में बनेगा, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन सब यकृत में बनते हैं। लेकिन प्रतिरक्षा में काम करने वाले एंटीबॉडीज किस में बनते हैं? लसिका अंगों में या लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। तो एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षा जो है, प्रतिरक्षा में काम करने वाली एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षक जो किसका उदाहरण है? गामा ग्लोब्यूलिन्स का। उनका निर्माण कहां होगा? लसिका अंगों में। सवाल आ जाए कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन यकृत में नहीं बनता? गामा ग्लोब्यूलिन्स या एंटीबॉडीज प्रतिरक्षा में काम कर रहे हैं, कहां पर बनेंगे? लसिका अंगों में। फिर तीसरा और आखिरी प्लाज्मा प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन। यह सबसे बड़ा प्लाज्मा प्रोटीन है, और यह इसके आगे ओजन लगा है, मतलब यह किस अवस्था में है? निष्क्रिय। तो यह सक्रिय तभी होगा जब चोट लगेगी, और चोट लगने पर यह किस में काम करता है? रुधिर स्कंदन में काम करता है। तो ब्लड क्लॉटिंग या रुधिर स्कंदन में काम करने वाला प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रिनोजन। सब सर्वाधिक मात्रा में प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन, सबसे बड़ा प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन, निष्क्रिय अवस्था में पाया जाने वाला प्रोटीन फाइब्रिनोजन, ऑस्मोटिक परासरण दाब को नियमित करने वाला प्रोटीन एल्ब्यूमिन, प्रतिरक्षा में काम करने वाला प्रोटीन ग्लोब्यूलिन। कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन यकृत में नहीं बनता? गामा ग्लोबुल एंटीबॉडीज। और रुधिर स्कंदन में काम करने वाला प्रोटीन फाइब्रिनोजन। लिखेंगे पॉइंट्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स ब्रैकेट में लिख लेंगे। अधिकांश प्लाज्मा प्रोटीन्स यकृत में संश्लेषित होते हैं।
अधिकांश प्लाज्मा प्रोटीन्स यकृत में संश्लेषित होते हैं। फिर प्लाज्मा प्रोटीन्स के प्रकार। प्लाज्मा प्रोटीन्स के प्रकार। पहला एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन इसमें सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित प्लाज्मा प्रोटीन। सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित प्लाज्मा प्रोटीन। फिर कार्य। कोलॉइडल परासरण दाब का नियमन। कार्य रुधिर में कोलॉइडल परासरण दाब का नियमन। ब्रैकेट में आप लिखते हैं परासरण संतुलन। ब्रैकेट में परासरण संतुलन। और फिर एक नोट लिख लेंगे यहां पे। नोट में लिख लेंगे एल्ब्यूमिन की कमी हो जाने पर एल्ब्यूमिन की कमी हो जाने पर उत्तकों में द्रव्य भर जाता है। एल्ब्यूमिन की कमी हो जाने पर उत्तकों में द्रव्य भर जाता है, जिसे इडीमा कहते हैं। जिसे इडीमा कहते हैं। फिर नेक्स्ट आएंगे ग्लोब्यूलिन। दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोब्यूलिन। ठीक है, अब इसमें पहले सिंपल लिख लेंगे अल्फा ग्लोब्यूलिन। उसके उदाहरण है एंजियोटेंसिन और अल्फा एंटीट्रिप्सिन। ग्लोब्यूलिन में सिंपल लिखेंगे पहला अल्फा ग्लोब्यूलिन का एग्जाम्पल अल्फा एंटीट्रिप्सिन, एंजियोटेंसिन। बीटा ग्लोब्यूलिन का उदाहरण ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन जो होता है वो आयरन का स्थानांतरण करता है। बीटा ग्लोब्यूलिन का एक उदाहरण ट्रांसफेरिन। और तीसरा, और ये काम का है, गामा ग्लोब्यूलिन्स या एंटीबॉडीज। ठीक है, ये काम आगे पढ़ेंगे। अल्फा एंटीट्रिप्सिन तो हमको पता है किस में काम करता है, एम्फीजमा के उपचार में काम करता है। एंजियोटेंसिन हम उत्सर्जन तंत्र में पढ़ते हैं, एक रास तंत्र होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, वहां पर हम देखेंगे। ये एंजियोटेंसिन सक्रिय होकर वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, रुधिर वाहिकाओं को संकुचित करता है। आगे आएगा। ठीक है, गामा ग्लोबुलिन्स का उदाहरण क्या है, प्रतिरक्षक। ब्रैकेट में लिख लेंगे यह गामा ग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज
यह गामा ग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज लसिका उत्तकों में संश्लेषित होते हैं। लसिका उत्तकों में संश्लेषित होते हैं। और प्रतिरक्षा में कार्य करते हैं। और प्रतिरक्षा में कार्य करते हैं। ठीक है। और तीसरा और आखिरी प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन सबसे बड़ा प्लाज्मा प्रोटीन। सबसे बड़ा प्लाज्मा प्रोटीन। और नेक्स्ट पॉइंट, सक्रिय होने पर यह प्रोटीन रुधिर स्कंदन में कार्य करता है। सक्रिय होने पर यह प्रोटीन रुधिर स्कंदन में कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपके पास 3 तरह के प्लाज्मा प्रोटीन से, इनका एक तो प्रतिशत याद रखना है कितना होता है, 6 से 8%, और 3 तरह के प्लाज्मा प्रोटीन से। फिर प्लाज्मा प्रोटीन्स के बाद अब हेडिंग डालेंगे हम लोग एबीओ रुधिर समूह। एबीओ रुधिर समूह, इसकी आनुवांशिकी अपन ने पढ़ी हुई है। आनुवांशिकी में हमने पढ़ा था कि एबीओ रुधिर समूह को एक जीन नियंत्रित करती है, आई जीन। आई जीन के 3 युग्म विकल्पी होते हैं, आई ए, आई बी, स्मॉल आई। ये 3 युग्म विकल्पी होते हैं, इसलिए बहुविकल्पिता का उदाहरण है। इसमें आई ए, आई बी प्रभावी है और स्मॉल आई या आई जीरो अप्रभावी है। तो आनुवांशिकी तो हमने देख ली थी। आज हम किसकी बात करेंगे, अब कार्यकी की। अब देखो, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमारे पास 2 दम आते हैं। एक तो आता है जिसे हम कहते हैं रुधिर समूह प्रतिजन, या जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लड ग्रुप एंटीजन। तो पहला सिस्टम तो हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं रुधिर समूह प्रतिजन। अब पहली चीज, ये रुधिर समूह प्रतिजन क्या है। अब उदाहरण के तौर पे अगर मैं एक रुधिर वाहिका बनाते हैं अपन, ये मैंने एक रुधिर वाहिका है, इसमें द्रव्य भाग तो क्या होगा आपके पास, प्लाज्मा, और रुधिर को आरबीसीज होते हैं। तो ये मैंने क्या बना दिया, आरबीसी है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास मैंने कौन सी कोशिकाएं बनाई हैं, आरबीसीज। अब ये जो आरबीसीज हैं, इनकी सतह पर, ठीक है, आरबीसी की क्या है, सतह यानी झिल्ली पर विशेष प्रकार के शर्करा समूह होते हैं। आरबीसी की सतह या आरबीसी की झिल्ली पर क्या होते हैं, विशेष प्रकार के शर्करा समूह है। हां, इस शर्करा के साथ प्रोटीन जुड़ा हो सकता है, तो इनको आप क्या कह सकते हो, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, शर्करा को क्या कहते हैं, ग्लाइको, और शर्करा के साथ प्रोटीन जुड़े हो सकते हैं, इसलिए ग्लाइकोप्रोटीन्स कह सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर सवाल आ जाए रुधिर समूह प्रतिचन रासायनिक रूप से शर्करा अलग है, प्रोटीन अलग है, तो आंसर क्या करोगे, शर्करा करोगे। शुगर है, शुगर के साथ प्रोटीन जुड़ा हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन क्या होगा, शर्करा जरूर होगा।
तो रुधिर समूह प्रतिजन क्या हो गए? आरबीसी की सतह पर जो झिल्ली, आरबीसी की झिल्ली पर शर्करा या ग्लाइकोप्रोटीन है। अब मान लेते हैं किसी भी व्यक्ति के आरबीसी की सतह पर ए प्रकार का शर्करा है। ए प्रकार का शर्करा है यानी जिस प्रकार का शुगर है उस प्रकार का ब्लड ग्रुप हो जाएगा। जिस व्यक्ति के आरबीसी की सतह पर बी प्रकार की शर्करा है तो उसका रुधिर समूह क्या हो जाएगा? बी। जिसके आरबीसी की सतह पर दोनों शर्करा है उसका क्या ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी। अब एक चीज मान लेते हैं मैंने ये शर्करा समूह बनाया ए, तो आरबीसी की सतह पर कौन सी शर्करा है? ए। तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? ए। अब उसके रुधिर प्लाज्मा में क्या होते हैं? एंटीबॉडीज। प्लाज्मा में आपके पास क्या मिलेंगे? ये एंटीबॉडीज। अब ये एंटीबॉडीज एंटी ए तो हो नहीं सकते, क्योंकि एंटी ए एंटीबॉडी अगर होगा तो वो इस एंटीजन को नष्ट कर देगा। तो इसका विपरीत प्रतिरक्षक, जिसे क्या कहते हैं? एंटी बी या स्मॉल बी होगा। तो इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब उसके आरबीसी की झिल्ली पर कौन सा शर्करा समूह है? ए। और उसके रुधिर प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी है? बी, एंटी बी। इसका मतलब अगर मैं यहां पर तो लिखूं ब्लड ग्रुप, यहां पर रुधिर समूह प्रतिजन और यहां पर एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षक, तो एक एक चीज आती है। प्रतिजन को हम एक और नाम से जानते हैं एग्लूटिनोजन, और प्रतिरक्षक को एक और नाम से जानते हैं एग्लूटिनिन। तो अगर मेरे पास रुधिर समूह प्रतिजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, रुधिर समूह प्रतिजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, अगर दोनों शर्करा समूह है तो ब्लड ग्रुप ए बी, और ए और बी प्रतिजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ। अब जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके प्रतिजन कहां मिलेगा? आरबीसी की सतह या झिल्ली पर। और प्रतिरक्षक कहां मिलेगी? रुधिर प्लाज्मा में। यह भी कितनी बार सवाल आता है। प्रतिजन रासायनिक रूप से क्या है? शर्करा समूह। और कहां पर मिलेगा? आरबीसी की सतह पर। प्रतिरक्षक क्या है रासायनिक रूप से? प्रोटीन, गामा ग्लोबुलिन, अभी अपन ने देखा। और कहां पर मिलेगा? रुधिर प्लाज्मा में। तो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसकी प्रतिरक्षक एंटी बी या स्मॉल बी। रुधिर समूह बी है एंटी ए, ए बी दोनों है तो दोनों प्रकार की प्रतिरक्षक नहीं होगी। और ओ जिसमें कोई प्रतिजन नहीं है उसमें एंटी ए और एंटी बी दोनों मिलेंगे। ये क्लियर है सिस्टम? तो पहले तो हम लिख लेते हैं, हेडिंग डाल देंगे यहां पर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये दिया किसने था? लैंडस्टीनर और वीनर ने। और यहां पर अपन सबसे पहले किसकी परिभाषा देखेंगे? रुधिर समूह प्रतिजन। रुधिर समूह प्रतिजन लिख लेंगे। रुधिर समूह प्रतिजन यह रासायनिक रूप से शर्करा समूह है। यह रासायनिक रूप से शर्करा समूह है, ब्रैकेट में ग्लाइकोप्रोटीन्स से शर्करा समूह है
ब्रैकेट में ग्लाइकोप्रोटीन्स जो आरबीसी की झिल्ली या सतह पर पाए जाते हैं। जो आरबीसी की सतह या झिल्ली पर पाए जाते हैं। या झिल्ली पर पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आप ये बना लो। जल लो देख के। लिख लिया? ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, रुधिर समूह प्रतिजन आपको कहां पर मिलेगा? आरबीसी की सतह पर, और उसको किस नाम से जानेंगे? एग्लूटिनोजन। और रुधिर समूह प्रतिरक्षक आपको कहां पर मिलेगी? रुधिर प्लाज्मा में, और उसको क्या कहेंगे अपन? एग्लूटिनिन। एक और चीज आप याद रख सकते हो यहां पर, ये जो अपन ने एंटी ए और एंटी बी प्रतिरक्षक बनाई है ना, प्रतिरक्षक जब अपन मानव स्वास्थ्य एवं रोग पढ़ते हैं तो उसमें अपन पढ़ते हैं ना, एंटीबॉडीज 5 प्रकार की होती हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी। तो ये रुधिर समूह प्रतिरक्षक किस प्रकार की होती है? आईजीएम प्रकार की। तो ये एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज किस प्रकार की है? आईजीएम प्रकार की। अब पहला सवाल, ये हम लोग रुधिर समूह प्रतिजन या रुधिर समूह प्रतिरक्षक क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अपन रुधिर स्थानांतरण देखते हैं। चोट लग जाने पर, खून की कमी हो जाने पर क्या होता है? ब्लड डोनेट करते हैं। तो देखो, जब रुधिर स्थानांतरण की बात होती है तो रुधिर स्थानांतरण में किसका विश्लेषण किया जाता है? प्रतिजन और प्रतिरक्षक का। ये तो लिख लिया। अब इसमें देखो, तो जब अपन रुधिर का स्थानांतरण करते हैं या मैंने कहा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो रुधिर स्थानांतरण में हमेशा आपके पास एक डोनर होगा और एक ग्राही होगा। तो जब कभी भी आप लोग रुधिर स्थानांतरण करते हो तो दाता और ग्राही होगा। दाता का हमेशा क्या ध्यान में रखते हैं? प्रतिजन। दाता का हमेशा क्या ध्यान में रखोगे? प्रतिजन। ग्राही का हमेशा क्या ध्यान में रखोगे? प्रतिरक्षक या एंटीबॉडी। और एक सफल स्थानांतरण तभी होगा जब प्रतिजन और प्रतिरक्षक मैच
नहीं करेंगे, क्योंकि अगर प्रतिजन और प्रतिरक्षक मैच कर गए तो प्रतिरक्षक प्रतिजन को नष्ट कर देगा, और नष्ट कर देगा तो रुधिर स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। तो एक सफल स्थानांतरण के लिए दाता का प्रतिजन और ग्राही की प्रतिरक्षक मैच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रतिजन प्रतिरक्षक अभिक्रिया हो जाती है तो उस अभिक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? हीम एग्लूटिनेशन। इसीलिए तो अपन ने प्रतिजन को क्या कहा? एग्लूटिनोजन। और प्रतिरक्षक को क्या कहा? एग्लूटिनिन, क्योंकि इनके मध्य अभिक्रिया क्या कहलाती है? हीम एग्लूटिनेशन। और याद करो, प्रतिजन प्रतिरक्षक अभिक्रिया एलाइजा में। तो लिखेंगे पॉइंट तो पहला, मतलब हेडिंग डाल देंगे इसमें, रुधिर स्थानांतरण या ब्लड ट्रांसफ्यूजन। रुधिर स्थानांतरण के दौरान, रुधिर स्थानांतरण के दौरान दाता के प्रतिजन रुधिर स्थानांतरण के दौरान दाता का प्रतिजन और ग्राही की प्रतिरक्षक का विश्लेषण किया जाता है। रुधिर स्थानांतरण के दौरान दाता के प्रतिजन व ग्राही की प्रतिरक्षक का विश्लेषण किया जाता है। सफल स्थानांतरण हेतु, धन्यवाद, सफल स्थानांतरण के लिए दोनों मैच नहीं होनी चाहिए। दाता, एक रुधिर स्थानांतरण के दौरान दाता के प्रतिजन और ग्राही की प्रतिरक्षक, उल्टा नहीं करेंगे, दाता का प्रतिजन देखते हैं और ग्राही की प्रतिरक्षक का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण किया जाता, अध्ययन कर लो आप यार, आप अध्ययन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक सफल स्थानांतरण हेतु दोनों मैच नहीं होने चाहिए। सफल स्थानांतरण हेतु दोनों मैच नहीं होने चाहिए। तो इसमें है क्या आसान? ओ ब्लड ग्रुप की सतह पर ए और बी प्रतिजन है नहीं। ओ ब्लड ग्रुप की सतह पर ए और बी प्रतिजन नहीं है तो वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। और ए बी ब्लड ग्रुप के रुधिर प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज नहीं है, इसलिए वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। सार्वत्रिक दाता कौन सा है? ओ। सार्वत्रिक ग्राही कौन सा है? ए बी। अभी अपन ने पॉजिटिव आरएच कारक नहीं लिया है, वो हम आगे लेंगे। तो लिख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि ओ रुधिर समूह, क्योंकि ओ रुधिर समूह पर ए और बी प्रतिजन नहीं होते, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप पर या ओ रुधिर समूह पर ए व बी प्रतिजन नहीं होते, इस कारण वह सार्वत्रिक दाता होता है। इस कारण वह सार्वत्रिक दाता होता है, जबकि ए बी रुधिर समूह पर जबकि ए बी रुधिर समूह के प्लाज्मा में, ए बी रुधिर समूह के प्लाज्मा में एंटी ए व एंटी बी एंटीबॉडीज नहीं होती, एंटी ए व एंटी बी एंटीबॉडीज नहीं होती,
और इस कारण वह सार्वत्रिक ग्राही होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, रुधिर समूह प्रतिजन व प्रतिरक्षक रुधिर समूह प्रतिजन व प्रतिरक्षक के मध्य अभिक्रिया, रुधिर समूह प्रतिजन व प्रतिरक्षक के मध्य अभिक्रिया हीम एग्लूटिनेशन कहलाती है। रुधिर समूह प्रतिजन एवं प्रतिरक्षक के मध्य की अभिक्रिया, रुधिर समूह प्रतिजन व प्रतिरक्षक के मध्य अभिक्रिया हीम एग्लूटिनेशन कहलाती है। तो इसका मतलब अब अगर मैं आपको यहां पर लेता हूं ब्लड ग्रुप, अब आपको इसको पूरा करना है, करो। किसको दे सकता है, किसे ले सकता है? चार रुधिर समूह हैं, करो। पूरा करो। और बाकी क्यों ए बी को नहीं दे सकता? ए बी को नहीं दे सकता? बी ए बी को नहीं दे सकता? तो फिर भाई देखो, सबसे पहली चीज हमको पता है ओ सबको दे सकता है, तो ओ ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को दे सकता है, ए बी सबसे ले सकता है। अब बाकी ब्लड ग्रुप अपने ब्लड ग्रुप को तो दे सकते हैं। ए को दे सकता है, ए से ले सकता है, बी को दे सकता है, बी से ले सकता है, ए बी खुद को दे सकता है, ओ खुद से ले सकता है। अब आसान क्या है, ए और किसको दे सकता है? ए बी को, बी ए बी को, और किससे ले सकता है? ठीक है। अब कभी भी बाय चांस कंफ्यूजन हो आपको कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है या नहीं, उदाहरण के तौर पे आपको चेक करना है बी ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप को दे सकता है या नहीं, तो आपको मालूम होगा बी क्या होगा? दाता,
ए क्या है? ग्राही। अब आपको पता करना है बी ए को दे सकता है या नहीं। दाता का क्या देखोगे? प्रतिजन। प्रतिजन क्या है इसमें? बी। ग्राही का क्या देखेंगे? प्रतिरक्षक। इसमें प्रतिरक्षक क्या है? एंटी बी। दोनों मैच कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि यह प्रतिरक्षक इस प्रतिजन को नष्ट कर देगी। तो हमेशा दाता का प्रतिजन ध्यान में रखना, ग्राही की प्रतिरक्षक याद रखना। सब अगर दोनों सेम हैं तो रुधिर स्थानांतरण नहीं हो सकता। अब आपने सवाल नहीं पूछा सर दाता का प्रतिजन ही क्यों देखते हैं? जितने भी ब्लड बैंक्स आपने विजिट किए होंगे या जब कभी भी ब्लड दिया जाता है तो थैली होती है वो, उस पर एक टर्म लगा होता है, देखना कभी जाकर, पीसीवी। या पीसीवी मिलेगा या हिमेटोक्रिट मिलेगा। पीसीवी या हिमेटोक्रिट का मतलब है 90%। जब खून चढ़ाते हैं, देखो खून चढ़ाने का मतलब है, सामान्यतः खून कब चढ़ाते हैं? जब शरीर में खून की कमी होती है। और खून की कमी का मतलब क्या होता है? हीमोग्लोबिन कम होता है। सामान्यतः खून की कमी का मतलब है हीमोग्लोबिन जब 10 से कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन के औसतन मान 12 से 16 ग्राम होता है। 12 से 16 ग्राम पर 100 ml हीमोग्लोबिन होता है। अगर खून की कमी है इसका मतलब हीमोग्लोबिन की कमी, और हीमोग्लोबिन की कमी का मतलब आरबीसी की कमी, क्योंकि हीमोग्लोबिन मिलता कहां है? आरबीसी में। तो खून की कमी का मतलब है हीमोग्लोबिन की कमी या आरबीसी की कमी। तो जब खून चढ़ाया जाएगा तो क्या चढ़ाया जाएगा? आरबीसीज। और आरबीसीज की झिल्ली पर प्रतिजन होते हैं। तो ज्यादातर अवस्था में जब खून चढ़ाया जाता है तो मुख्य रूप से आरबीसीज चढ़ाए जाते हैं। और खून में जो आरबीसी का प्रतिशत होता है उसी को कहते हैं हिमेटोक्रिट या पीसीवी। पीसीवी को कहते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। इसका मतलब जब खून की कमी हो जाती है तो पूरा खून नहीं चढ़ाया जाता, केवल क्या चढ़ाए जाते हैं? आरबीसीज या प्रतिजन चढ़ाए जाते हैं। और आरबीसीज चढ़ाए जाते हैं, इसीलिए हम दाता का क्या देखते हैं? प्रतिजन देखते हैं। आई समझ में? ठीक है, ये लिख लो, एक टर्म याद आएगा, पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम या हिमेटोक्रिट। पैक्ड सेल वॉल्यूम या हिमेटोक्रिट, इसमें लिख लेंगे रुधिर में आरबी या रुधिर में आरबीसी का आयतन। रुधिर में आरबीसी का आयतन, पीसीवी। ठीक है, अब कोई इमरजेंसी कंडीशन हो जाए, कोई एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हो जाता है तो पूरा खून चढ़ाना पड़ता है। पूरा खून चढ़ाना पड़ता है तो फिर उसमें क्या करते हैं? थोड़ा बहुत डाइल्यूट करते हैं खून को, ताकि जो दाता की प्रतिजन है, प्रतिरक्षक है ना, उनका प्रभाव क्या हो सके? कम हो सके। ठीक है, तो ये तो अपने पास ए बी और रुधिर समूह था। अब इसमें एक प्रतिजन और आएगा। अभी तक तो अपन ने क्या देखा? ए प्रतिजन और बी प्रतिजन। अब एक नया प्रतिजन हमारे पास क्या आता है? आर एच। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम आर एच प्रतिजन। इसको आर एच क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी खोज रीसस बंदर में या रीसस मंकी में हुई थी। अब देखो ये भी आसान है। अपन ने आरबीसी की बात की थी, आरबीसी में अपन ने ए और बी प्रतिजन देखे थे। इसी प्रकार से ये फिर मैंने एक आरबीसी बनाया। अब आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की सतह पर यह आरएच प्रतिजन भी क्या होता है? एक ग्लाइकोप्रोटीन। आरएच प्रतिजन भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है। और यह ग्लाइकोप्रोटीन किसकी सतह पर मिलेगा? आरबीसी की सतह पर मिलेगा।
जिन व्यक्तियों में RH प्रतिजन होगा उनको ब्लड ग्रुप क्या कहते हैं? RH पॉजिटिव। जिनमें नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? RH नेगेटिव। जैसे किन किन का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, तो अब देखो, जिनका भी ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, इसका मतलब उनके आरबीसी की सतह पर A प्रतिजन और RH प्रतिजन होगा, और उनके रुधिर प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडीज होंगी? अरे रुधिर प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडीज होंगी? एंटी बी। जिसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, कौन कौन है? जिन जिन का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है उनकी आरबीसी की सतह पर बी एंटीजन और RH एंटीजन है। जिनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, कौन है यहां पर? इतने सारे ओ पॉजिटिव, अरे वाह। तो ये फर्जी याद है, ये ए पॉजिटिव में भी हाथ उठा रहे, ओ पॉजिटिव में भी हाथ उठा रहे, अच्छा, इसका अर्थ क्या है? इन्होंने बहुत सारे लोगों का खून पिया है। रात में आप दांत बाहर आ जाते हैं आपके, ध्यान रखना भाई। एक से अधिक रुधिर समूह वालों का मतलब है उन्होंने बहुत खून पिया है जीवन में लोगों का। अच्छा, अब एक काम की चीज, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव की बात करें। ओ पॉजिटिव का मतलब है आरबीसी की सतह पर कौन सा प्रतिजन होगा? RH। और ओ नेगेटिव में ए भी नहीं, बी भी नहीं, RH भी नहीं। तो ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव में से बेहतर सार्वत्रिक दाता ओ नेगेटिव है, क्योंकि उसमें RH प्रतिजन भी नहीं होता। तो लिख लेंगे RH प्रतिजन में यह एक ग्लाइकोप्रोटीन है। ओ नेगेटिव कौन है यहां पर? बढ़िया, इनके नंबर लेकर रखो, जीवन में आवश्यकता पड़ेगी। अभी आप ओ पॉजिटिव थे, ओ पॉजिटिव नेगेटिव पक्का? हाँ लिखेंगे RH प्रतिजन। यह एक रेड ब्लड ग्रुप होता है जानवरों में, इंसानों में तो नहीं है। लिखो, यह एक ग्लाइकोप्रोटीन है। धन्यवाद। ओ हो, आज तो मतलब सोमवार बन गया मेरा। अरे क्या कह रहा था मैं यार, यह एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन है जो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। नेक्स्ट, जिन व्यक्तियों में RH प्रतिजन उपस्थित होता है, जिन व्यक्तियों में RH प्रतिजन उपस्थित होता है वे RH पॉजिटिव, और जिनमें अनुपस्थित होता है वो RH नेगेटिव। यार जोरदार जोरदार चीजें लाते हो यार, जोरदार जोरदार चीजें लाते हो यार आप। जिनमें RH प्रतिजन उपस्थित वो RH पॉजिटिव, जिनमें अनुपस्थित वो RH नेगेटिव। और एक नोट लिख लेंगे,
ओ नेगेटिव बेहतर सार्वत्रिक दाता होता है। ओ नेगेटिव बेहतर सार्वत्रिक दाता होता है। ठीक है, ओ नेगेटिव बेहतर सार्वत्रिक दाता। अच्छा, अब एक यहां पर, अब यहां पर एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं RH असंगतता। अब एक मिनट, अब ये क्या है? ये हमारे पास अब RH असंगतता आती है। एक सेकेंड, ये क्या इंपॉर्टेंट है? RH असंगतता तब देखी जाती है जब हमारे पास पिता यहां पर क्या होंगे? RH पॉजिटिव, और माता क्या होगी? RH नेगेटिव। पिता RH पॉजिटिव है मतलब पिता में RH प्रतिजन है, और माता RH नेगेटिव है मतलब माता में RH प्रतिजन नहीं है। अब अगर पिता RH पॉजिटिव है, माता RH नेगेटिव है, तो पहली संतान, यदि पहली संतान RH पॉजिटिव होती है, तो वैसे तो आपने जनन वाला चैप्टर थोड़ी पढ़ा, अभी पढ़ लिया? पढ़ लिया। तो अपरा के माध्यम से भ्रूण का और माता का रुधिर एक दूसरे के संपर्क में नहीं आता। तो इसका मतलब यहां पर अपरा माता व भ्रूण के रुधिर को पृथक रखता है। लेकिन जब बच्चे का जन्म होगा, यानी प्रसव, प्रसव के दौरान अपरा नष्ट हो जाता है, और अपरा नष्ट होने पर माता और भ्रूण का रुधिर एक दूसरे के संपर्क में आता है। जैसे ही माता का रुधिर भ्रूण के संपर्क में आएगा, माता में, भ्रूण में RH प्रतिजन है, माता में RH प्रतिजन नहीं है, तो माता किसका निर्माण करेगी? एंटी RH बॉडीज का निर्माण करेगी, क्योंकि माता में RH प्रतिजन नहीं है। जैसे ही बच्चे का रुधिर इसके संपर्क में आया, कब आएगा ये? प्रसव के दौरान। बच्चे में RH प्रतिजन है, मां में नहीं है, तो मां उस प्रतिजन के विरुद्ध क्या बनाएगी? प्रतिरक्षक। लेकिन जब तक मां प्रतिरक्षक बनाएगी, तब तक पहले बच्चे की डिलीवरी क्या हो जाएगी? नॉर्मल। पहले बच्चे को खतरा नहीं है। अब यदि दूसरी संतान भी, यदि दूसरी संतान भी RH पॉजिटिव होती है, मतलब दूसरी संतान के RBC पर भी RH प्रतिजन होगा, तो जैसे ही प्रसव के दौरान माता और बच्चे का रुधिर संपर्क में आएगा, माता क्या बना चुकी है? RH एंटी RH बॉडीज। ये एंटीबॉडीज किसको नष्ट कर देंगी? दूसरी संतान के RH प्रतिजन को। इसके कारण पीलिया भी हो सकता है, और रक्तता अनीमिया हो सकता है, और सीवियर केसेस में क्या हो सकती है? डेथ भी हो सकती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? RH असंगतता। वापस देख लो क्या जरूरी है? पिता का RH पॉजिटिव होना जरूरी है, माता का RH नेगेटिव। पिता अगर RH नेगेटिव होंगे तो सिर्फ मैथमेटिक्स में नेगेटिव नेगेटिव प्लस होता है, बायो में नहीं। पिता में नेगेटिव है, माता भी नेगेटिव है, तो बच्चा पॉजिटिव नहीं आ सकता। ठीक है, माता, ठीक है। अगर माता RH पॉजिटिव होगी तो भी ये नहीं होगा, क्योंकि माता में RH प्रतिजन होगा, तो माता खुद क्या नहीं बनाएगी? एंटीबॉडीज। तो पहली संतान RH पॉजिटिव होगी, वैसे तो अपरा माता और भ्रूण रुधिर को पृथक रखेगा, लेकिन प्रसव के दौरान जैसे ही दोनों का ब्लड मिक्स होगा, माता क्या बना देगी? एंटी RH एंटीबॉडीज।
ये एंटीबॉडीज किसको नुकसान पहुंचाएंगी? दूसरी संतान को, यदि वो आरएच पॉजिटिव होती है। इसे आरएच असंगतता कहते हैं। इससे बचने के लिए क्या करते हैं? पहले बच्चे के जन्म के तुरंत बाद 48 से 72 घंटों के अंदर अंदर एक रोगैम की इंजेक्शन देते हैं, और वो रोगैम का इंजेक्शन किसको उदासीन कर देता है? इस एंटी आरएच बॉडीज को उदासीन कर देता है। बना लो। ऐसा क्यों लग रहा है कि जल रहे हो आप लोग? अगर बच्चा आरएच नेगेटिव होगा, याद रखना, इस केस में अगर बच्चा आरएच नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा आरएच नेगेटिव है मतलब बच्चे में आरएच एंटीजन ही नहीं है। यह कंडीशन केवल यही संभावना पर आधारित है। क्या 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 क्या? मैंने सुना ही नहीं। अच्छा, बन गया। ठीक है, अगर संतान आरएच नेगेटिव हुई तो भी ये नहीं देखा जाएगा, माता आरएच पॉजिटिव हुई तो भी नहीं देखा जाएगा, पिता आरएच नेगेटिव हुआ तो भी नहीं देखा जाएगा। ठीक है, अच्छा, माता जो एंटीबॉडीज बना रहा है वो एंटी आरएच एंटीबॉडीज है, ये माता को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा सकती? माता में आरएच प्रतिजन है ही नहीं, तो ये एंटीबॉडीज तभी नुकसान पहुंचाएंगी जिसमें आरएच प्रतिजन है।
याद करो, आरएच प्रतिजन की जीन अपन ने आनुवांशिकी इसकी पढ़ रखी है। आरएच प्रतिजन की जीन ऑटोसोम पे थी और प्रभावी थी, याद है। तो इसका मतलब आप इसकी आनुवांशिकी भी निकाल सकते हो। अगर पिता आरएच पॉजिटिव है तो वो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर भी हो सकता है, आनुवांशिकी देखनी है तो। माता आरएच नेगेटिव है तो वो हमेशा स्मॉल आर होगी। तो बच्चा आरएच पॉजिटिव आने की संभावना ज्यादा रहेगी भाई। अगर कैपिटल आर है अगर पिताजी, तो बच्चे हमेशा आरएच पॉजिटिव ही आएंगे। और अगर पिता आरएच कैपिटल आर स्मॉल आर है, इसका मतलब 50-50 संभावना है आरएच पॉजिटिव या आरएच नेगेटिव आने की। हाँ, रोगैम इंजेक्शन दूसरी संतान के बचाव के लिए लगाया जाता है, पहली संतान को तो कोई हानि हो ही नहीं रही है। लिख लिया, डन। अब हमारे पास हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, रुधिर कोशिकाएं, ब्लड सेल्स। रोगैम डी है ये। ठीक है भाई, अब हमारे पास ब्लड सेल्स या रुधिर कोशिकाओं की बात हो रही है। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, 3 प्रकार की रुधिर कोशिकाएं होती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और बिंबाणु प्लेटिलेट्स। सारी रुधिर कोशिकाओं का निर्माण सारी रुधिर कोशिकाओं का निर्माण या संश्लेषण कहां होता है? अस्थि मज्जा में, या जिसको हम क्या कहते हैं, रेड बोन मैरो। तो पहली चीज तो आपको याद रखनी है, अगर सवाल आ जाए कि रुधिर कोशिकाओं का संश्लेषण कहां होगा, तो रुधिर कोशिकाओं का संश्लेषण होता है लाल अस्थि मज्जा या बोन मैरो में। और रुधिर कोशिकाओं के निर्माण या संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती क्या है? हेमेटोपोएसिस। तो रुधिर कोशिकाओं या रुधिर कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हेमेटोपोएसिस। और यह कहां पर होगा? अस्थि मज्जा में। हां, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भ्रूणीय अवस्था में रुधिर कोशिकाओं का निर्माण कहां होगा, तो आप आंसर करोगे यकृत और प्लीहा में। अगर सवाल आ जाए भ्रूणीय अवस्था में कहां होगा, तो आपको ध्यान में रखना है यकृत और प्लीहा में। और सवाल आ जाए भ्रूणीय अवस्था में सबसे पहले रुधिर कोशिकाएं कहां बननी चालू होती हैं, तो वो पित्तक कोश या जिसे हम क्या कहते हैं, योक सैक। तो सबसे पहले कहां बननी चालू होती है? योक सैक। फिर भ्रूणीय अवस्था में कहां बनती है? यकृत और प्लीहा। और जन्म के बाद कहां बनने लग जाती है? अस्थि मज्जा में बनने लग जाती है। अस्थि मज्जा कहां होता है? हमारी शरीर की जो बड़ी बड़ी हड्डियां हैं, ह्यूमरस हो गई, फीमर हो गई, उनके मध्य जो गुहा होता है उसे क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। लिखेंगे तो रुधिर कोशिकाओं में पहले तो रुधिर कोशिकाओं के संश्लेषण की प्रक्रिया, रुधिर कोशिकाओं के संश्लेषण की प्रक्रिया हेमेटोपोएसिस कहलाती है। रुधिर कोशिकाओं के संश्लेषण की प्रक्रिया हेमेटोपोएसिस कहलाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, रुधिर कोशिकाओं का संश्लेषण लाल अस्थि मज्जा में होता है। रुधिर कोशिकाओं का संश्लेषण या निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। फिर नेक्स्ट,
नेक्स्ट, भ्रूणीय अवस्था में भ्रूणीय अवस्था में भ्रूणीय अवस्था में रुधिर कोशिकाओं का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में रुधिर कोशिकाओं का निर्माण यकृत व प्लीहा में होता है। पैदा होने के बाद तो आरबीसी नष्ट कहां होते हैं? प्लीहा में। लेकिन भ्रूणीय अवस्था में कहां बनते हैं? प्लीहा में। भ्रूणीय अवस्था में रुधिर कोशिकाओं का संश्लेषण यकृत व प्लीहा में होता है। एसी ऑन कराना है, अच्छा उधर से। और नेक्स्ट पॉइंट, भ्रूणीय अवस्था में सबसे पहले भ्रूणीय अवस्था में सबसे पहले रुधिर कोशिकाएं पित्तक कोश में बनती हैं। भ्रूणीय अवस्था में सबसे पहले रुधिर कोशिकाएं पित्तक कोश में बनती हैं, योग सैक। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा जाए, सिर्फ ये आ जाए रुधिर कोशिकाओं का संश्लेषण, भ्रूणीय अवस्था नहीं लिखी हो, तो आंसर आप क्या करोगे? अस्थि मज्जा। भ्रूणीय अवस्था लिखी हुई हो तभी आप उसको यकृत प्लीहा करोगे, या सबसे पहले भ्रूणीय अवस्था में पूछ लिया जाए तो पित्तक कोश या योग सैक। ठीक है, अब रुधिर कोशिकाओं में हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? आरबीसीज की। ठीक है, अब यहां पर ध्यान में रखना है, आरबीसी की हम बात करें तो आरबीसी का सामान्य संख्या कितनी होती है? 5 से 5.5 मिलियन, या जिसे हम क्या कहते हैं? 50 से 55 लाख। जीवन काल कितना होता है? 120 दिनों का। और शेप की बात करें तो स्तनधारियों का, यानी हमारे अंदर मैमल्स के परिपक्व आरबीसी कैसे होते हैं? बायकॉन के उभयतल, और इनमें केंद्रक यानी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। याद रखना, कैमल और लामा अपवाद नहीं है। कैमल और लामा, अगर आपने पढ़ा हुआ है कि कैमल और लामा के आरबीसी में केंद्रक होता है, नहीं, किसी स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। कैमल और लामा के जो आरबीसी होते हैं वो थोड़े से चपटे हो जाते हैं बस, बाकी केंद्रक किसी भी स्तनधारी के आरबीसी में नहीं होगा।
अच्छा, एक सवाल है ये, ए पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव वाले को ब्लड दे सकता है क्या? पॉजिटिव वाला नेगेटिव को दे ही नहीं सकता। पॉजिटिव में प्रतिजन है RH, नेगेटिव में नहीं है, तो आप दोगे तो एंटीबॉडीज बना लेगा देने वाला। पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला केवल पॉजिटिव वाले को दे सकता है। ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव को दे सकता है, लेकिन ए पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं दे सकता। अब एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, ये हमारा या स्तनधारियों का जो परिपक्व आरबीसीज है, स्तनधारियों के परिपक्व आरबीसीज में शेप कैसा होता है? बाइकॉनकेव। इनमें केंद्रक भी नहीं होता और कोई कोशिकांग भी नहीं होता। ना तो केंद्रक है ना कोई कोशिकांग है। क्यों? क्योंकि अगर केंद्रक नहीं होगा, कोशिकांग नहीं होगा, तो अंदर का सारा क्षेत्र खाली रहेगा और उसमें ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन आ सकता है। तो हमारे परिपक्व आरबीसीज में केंद्रक, कोशिकांग का ना होना और बाइकॉनकेव आकार एक तरह का अनुकूलन है। कैसा अनुकूलन? ताकि ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन आ सके। तो एक नोट लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। परिपक्व आरबीसीज का बाइकॉनकेव आकार, परिपक्व आरबीसीज का बाइकॉनकेव आकार तथा केंद्रक व सभी कोशिकांगों की अनुपस्थिति, बाइकॉनकेव आकार तथा केंद्रक व सभी कोशिकांगों की अनुपस्थिति एक प्रकार का अनुकूलन है। केंद्रक एवं सभी प्रकार के कोशिकांगों की अनुपस्थिति एक प्रकार का अनुकूलन है। ताकि अधिक से अधिक हीमोग्लोबिन एकत्रित हो सके। अधिक से अधिक हीमोग्लोबिन एकत्रित हो सके। ठीक है, आज इतना ही। बाकी फिर आरबीसी के कार्य और कमी वाले हम लक्षण कल देख लेंगे। टेस्ट में इस संडे टेस्ट होगा आपका। बायोटेक तो है ही है, और उसमें बाकी क्या चल रहा है आपका? पादप कार्य कितने चैप्टर हो गए? वो एक। अच्छा, नहीं इस हफ्ते तो मेरी क्लास रहेगी शायद पूरी, नेक्स्ट हफ्ते नहीं रहेगी। हाँ, तो अपने बायोटेक तो आएगा ही, और बाकी पादप कार्य की जितना आएगा आपका ना, तो जितना भी हो जाएगा उतना आएगा। पादप कार्य की पूरा हो जाएगा। अच्छा, इकोलॉजी हो गया, ओके, वो भी हो गया। आनुवंशिकी, जैव प्रौद्योगिकी, मानविक जैविकी हो गई। एवोल्यूशन वो बाकी है। ठीक है, फिर तो क्लासिफिकेशन और उत्तक वो वाला मेन बाकी रहेगा, मानव कार्यकी के साथ साथ। हाँ, तो हो जाएगा फरवरी मार्च तक। हाँ, नहीं, फरवरी तो चलेगा, 2 महीने तो 2.5 लगेंगे। ठीक है भाई, चलो फिर कल करेंगे बात।